कि जो बड़े राज्य हैं पूरे देश भर में, अगर उनके इस पर आप देखें कंपैरेटिवली हिमाचल अभी भी बेहतर मैनेज्ड है, जहां बेड की कमी नहीं है, जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी को परेशान नहीं होना पड़ रहा है, जहां सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है, मेंटेन्ड है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने अब पेश है, हमको अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ रही है, और वो हर संदर्भ में। कांगड़ा हमारा बहुत प्रभावित है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्रभावित ज़्यादा है। ऐसी सूरत में अभी आज हमने तुरंत एक जो निर्णय लिया है, निर्णय के सिलसिले में पिछले कल भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी आप लोगों को हासिल हो ही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो 50% जो टोटल कैपेसिटी किसी हॉस्पिटल की है उसके 50% जो है हम कोविड के लिए हमने लेने का निर्णय किया है, जिसमें कांगड़ा में कुछ एक हॉस्पिटल जो हैं, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल है, चाहे वो विवेकानंद का हमारा पालमपुर का हॉस्पिटल है, चाहे वो बालाजी हॉस्पिटल है, चाहे उसके साथ साथ में अपोलो का भी एक हॉस्पिटल है, तो उन सब हॉस्पिटल में हमने इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो भी हमारे लिए बेड कैपेसिटी 50% जो है वो देने के लिए तैयारी रखें। और उसके अतिरिक्त हमने क्योंकि वहाँ की स्थिति काफ़ी थोड़ी चिंताजनक है, ऐसी सूरत में जो आयुर्वेदा कॉलेज हमारा पपरोला, वहाँ पर हमने जो है वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है 2 फ्लोर उसके लिए हैं, और उस पपरोला के कॉलेज में भी हमारी कैपेसिटी कितनी बढ़ रही टोटल 200 की हमारी बेड कैपेसिटी पपरोला कॉलेज जो आयुर्वेदा कॉलेज है उसमें भी हमारी बढ़ेगी, और जिससे बहुत बड़ी एक राहत वहाँ पर होगी। इसके अतिरिक्त जो है अगला फेज जो हमने उसमें ये भी कर दिया है कि साइमल्टेनियसली हमने तैयारी कर दी है कि जो परौर में हमारा राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है वहाँ पर एक अलग से एक कैपेसिटी हम बना रहे हैं बेड की, और वो कैपेसिटी हमारा लक्ष्य तो उसके लिए बड़ा है, लेकिन फिलहाल हमने उसमें 200 बेड की कैपेसिटी जो है वहाँ पर बढ़ाने का निर्णय किया है, ताकि 200 के साथ अगला फेज फिर हम आगे बढ़ाने के लिए अगर ज़रूरत होगी तो उसके मुताबिक हम करते रहेंगे, और शायद मेकल में 1000 तक उस कैपेसिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं कांगड़ा में। और उसी तरह से शिमला में भी हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। पिछले कल हमारी शिमला की जो मीटिंग थी उसमें मैंने पहले भी कह दिया है, उसमें प्रमुख रूप से जो अवेलेबल हमारे पास है एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है 50 बेड, वहाँ पर उसकी कैपेसिटी को हम ले रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। उसके साथ जो आईजीएमसी में ओपीडी का जो हमारा न्यू ब्लॉक है, न्यू ब्लॉक ओपीडी जो आईजीएमसी में जिसमें 9 फ्लोर है, उसमें हम हर फ्लोर में लगभग जो 50 बेड लग सकते हैं उसमें, तो वो एक कैपेसिटी, एक अच्छी कैपेसिटी जिसको लेकर के हमने कहा है कि उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, ताकि आईजीएमसी में कम से कम एक ही जगह एक ही स्थान पर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही हम कोविड के पेशेंट को बेहतर सुविधा दे सके। ऑक्सीजन से संबंधित जो है मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। हमने खाली सिलेंडर के लिए आग्रह किया है, हमने 5000 डी टाइप सिलेंडर जो है वो केंद्र से आग्रह किया कि वो हमको उपलब्ध कराए जाए, और बी टाइप जो है वो 3000 सिलेंडर हमको और उपलब्ध कराए जाए, ताकि हमको सप्लाई करने में कठिनाई ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कठिनाई ना हो। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के जहाँ रिस्ट्रिक्शन से संबंधित हैं, रिस्ट्रिक्शन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी चीज़ें उसी तरह से हैं, और शिक्षण संस्थान जो हमारे बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन हम कल करेंगे, लेकिन मैं जानकारी के रूप में आप सबके बीच में यह है कि हमारी मंशा है कि अभी तो 10 मई तक वो शिक्षण संस्थान जिस तरह से हमने किए हैं बंद, उस प्रकार से वो कायम रहेंगे, बंद रहेंगे। और उसके अतिरिक्त जो है सोशल गैदरिंग्स में जो शादियों की धाम पर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, ये नहीं होगा, और ये संभव नहीं है हालात को देख करके। और लोगों से मेरा निवेदन भी है खास तौर से कि वो अपने आप ही
संयम करें। और शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ वो शादी का आयोजन होगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया। मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी हैं, जो नियम बनाए हैं उसके लिए, वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेस में जो 50% ऑक्यूपेंसी ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी। और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए, कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी, कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने उस गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से हो उसके लिए भी हमने सुनिश्चित किया है। और बाकी चीज़ों को लेकर के पिछले कल हमने एक और आदेश किया था कि अब काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए प्लान करें, हम चीज़ों को जो है वो काम का डिस्ट्रीब्यूशन करें। और उस दृष्टि से पिछले कल जो नोटिफिकेशन किया है सारा, ये लॉजिस्टिक कमेटी की एक बनाई गई है, जिसमें जो एक ऑफिसर हैं अरिंदम चौधरी जो है वो इसके कन्वीनर रहेंगे। और उसके बाद दूसरी एक कमेटी हमने, उसमें मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। उसमें राखी जॉइंट डायरेक्टर जो है वो मेंबर है, सनी शर्मा जो है वो मेंबर है, GM SPKVM। और डॉक्टर जितेंद्र चौहान जो है उसमें नोडल ऑफिसर हैं, डॉक्टर जसवाल उसमें OSD जो है वो भी उसमें मेंबर हैं। और उसके साथ में दूसरी लॉजिस्टिक कमेटी के बाद जो है, जो कोविड-19 पेशेंट के लिए जो है एम्बुलेंस की मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए जो कन्वीनर उसमें डॉक्टर राजेश ठाकुर जो है वो जो उनको बनाया गया है। उसमें कुछ और डॉक्टर्स भी उसमें साथ में है, डॉक्टर मलाया सरकार है, डॉक्टर संजय महाजन है, डॉक्टर पदम नेगी हैं उसमें मेंबर। इसके अतिरिक्त जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के लिए जो कोऑर्डिनेशन के लिए इस वक्त हम सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जहां मदद जिस रूप में कर सकते हैं, आप लोग कई जगह बेड दे रहे हैं, कई जगह ऑक्सीमीटर देने की बात आ रही है, थर्मामीटर देने की बात आ रही है, जो भी जिस रूप में मदद इस वक्त कर सकते हैं CSR के अंतर्गत, उसके लिए जो है आबिद हुसैन जो है वो IAS ये उसमें रहेंगे, डायरेक्टर UD हैं इस वक्त एट प्रेजेंट, ये कन्वीनर रहेंगे। और उनके साथ में कुछ लोग कुछ और ऑफिसर भी उसमें साथ में रहेंगे। और मीडिया की जो ब्रीफिंग के लिए हमने इसमें डॉक्टर निपुण जिंदल जो है, जो NHM के जो हमारे इस वक्त MD हैं, और ये IAS ऑफिसर हैं, ये उसमें देखेंगे। इनके साथ डॉक्टर गोपाल बेरी, डॉक्टर अंजलि चौहान और संजय सैनी, ये मीडिया को कोऑर्डिनेट करने की दिशा से इस तरह से काम करेंगे, ताकि एक जो भी चीज़ें इसमें कोविड से रिलेटेड हो रही हैं तो उसकी जानकारी आप तक ठीक प्रकार से समय पर पहुंच सके और उसको ठीक कवरेज भी मिल सके, ये इस दृष्टि से किया गया है। कुल मिलाकर के अभी तक आज की बैठक में हमने यही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। डॉक्टर्स के लिए इंसेंटिव के लिए हमने प्लान किया है उसमें, और जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हैं, चाहे हमारे जूनियर्स रेजिडेंट डॉक्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जो डॉक्टर्स हैं, और इसके अतिरिक्त स्पेशली जो कोविड ड्यूटी पर हैं, उनके लिए भी इंसेंटिव का हमने इसमें जो है वो प्रस्ताव रखा है, जिसकी डिटेल आपको कल हम आपको दे देंगे। सर, जो ऑक्सीजन सप्लाई की बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, करीब 10-12 टन डेली बेसिस पे अवेलेबल है। लेकिन जो होम सप्लाई की बात करते हैं, जो सिलेंडर अपार्ट फ्रॉम कोविड भी हैं, कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, उनको रीफिल अवेलेबल नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या गवर्नमेंट के जो फिलिंग प्लांट्स हैं, PSA प्लांट्स हैं, क्या वहाँ से रिफिल कर पाएंगे, या कोई व्यवस्था इसके लिए गवर्नमेंट ने की है? क्योंकि दे स्टिल हैव ए शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, डिस्पाइट कि हमारे पास सरप्लस है।
मुझे लगता है कि ये सिर्फ मैनेज करने वाला पार्ट है, ये सप्लाई से रिलेटेड ज़्यादा बहुत बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मैनेजमेंट वाला पार्ट, क्योंकि अभी फोकस जो है वो ज़्यादा हुआ है कोविड पर, और कोविड को स्वाभाविक रूप से प्रायोरिटी भी देना आज की तारीख में आवश्यक है। लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे जो इस प्रकार के पेशेंट हैं जो जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है किसी और बीमारी के कारण भी और सारी कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण, तो जिसके कारण उनको ऑक्सीजन जो है अपने अपने निज पर लेनी पड़ती है, निवास पर भी लेनी पड़ती है जहाँ वो रहते हैं, तो उनको सुनिश्चित किया जाए। ये आपने ध्यान में लाए पॉइंट, इसको हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। सर 1 मई से जो है 18 साल के ऊपर लोगों को जो है वैक्सीन लगनी है, सर कितनी तैयारी है और क्या हमारे पास डोज है पूरी? सर नहीं, देखिए, अभी कोई हाँ। डाटा भी भेजा है राज्य सरकार ने केंद्र से कि कितनी रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, बिल्कुल। कब से शुरू होगा? क्या लगी पाएगी सिर्फ उससे कि फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा सर? नहीं, देखिए, मैं पहले दिन ही स्पष्ट कर चुका हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना चाहिए। बड़ी आप लोगों के ऊपर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम चाह रहे हैं कि जब ऐसा संकट है हमारी क्लियर चीज़ें क्लैरिटी के साथ जानी चाहिए। नंबर 1, डेट ये तय किया है कि 1 तारीख के बाद इस अभियान को शुरू करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, एक बात। और इसमें नंबर बहुत ज़्यादा होगा। स्वाभाविक रूप से 18 साल से जो 45 साल से कम उम्र यानी 44 ईयर्स का जो ये होगा नौजवान होगा, वो उत्साह के साथ आएगा भी। इसलिए पहले दिन से हमने कहा है कि ऐसे भाग दौड़ में नहीं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने शुरू करने के लिए कह दिया है, वो प्रोसेस शुरू है। और उसके पश्चात स्टैगर करेंगे जिस तरह से अवेलेबिलिटी हमारी मेंटेन होगी, और उसके बाद जिस प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमारे पास वैक्सीन के लगभग 500 सेंटर हैं, और हमारा टारगेट ये है कि ये नंबर जो है हमको वैक्सीन सेंटर जो है हमको और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। 1000 तक हम प्लान कर रहे हैं कि 1000 तक बढ़े, ताकि क्राउड ना हो, रश ना हो। और हमारी 1 वीक की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो रहेगी लगभग 5 लाख के लगभग वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन्ड है, लेकिन सप्लाई जैसे वहाँ से इंश्योर होगी उसके बाद हम इसका प्लान करके, चार्ट प्लान करके जो है देंगे, और उस प्लान के मुताबिक ही लोगों को जो है वहाँ पर आने के लिए सेंटर पर कहेंगे। और उसमें आप सबका भी कोऑपरेशन चाहिए, लोगों का भी, जो हमारे नौजवान हैं उनका भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक अभियान होगा। इस वक्त हमारा पूरा हेल्थ केयर का जो हमारा जो वर्कर है वो ज़्यादा फोकस कोविड के पेशेंट के लिए लगा हुआ है। तो हमें उसी रिसोर्स के माध्यम से, उसके लिए हम कुछ और भी जो है मैन पावर जो है वो खड़ी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इस अभियान को भी हम ठीक प्रकार से चला सकें। तो हमको दोनों चीज़ों को साथ चलना, वैक्सीन का अभियान वो भी व्यवस्थित ढंग से चले, शेड्यूल पर चले, और उसके अतिरिक्त दूसरा हमारा जो कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी किसी तरह से प्रभावित ना हो। तो दोनों चीज़ों को लेकर के बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश करें। सर, प्रशासनिक अमले की संवेदनशीलता पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे नालागढ़ से तस्वीर आई कि किस तरह से संक्रमित, वो रिपोर्ट मांगी है मैंने, जो एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई और उसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। आज मैंने डिप्टी कमिश्नर को बोला है इंक्वायरी के लिए, और रिपोर्ट आएगी, उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सर सैंपल की रिपोर्ट भी 3-4 दिन बाद आ रही, सर उसके पीछे क्या कारण है शिमला सही है? नहीं, सैंपल, एक तो सैंपल हमारा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। मैंने पहले ही आपको बताई वो बात कि कुछ जगह हमारे जो सैंपल लेने वाले जो लोग हैं, पर्टिकुलर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, वो कोविड पॉजिटिव होने के कारण जो थोड़ा सा उसके कारण गैप आया था, और बीच में कुछ और भी संक्रमित हुए तो जो टेस्टिंग में है इन्वॉल्व। तो ऐसी सूरत में थोड़ा डिले जरूर हुआ, लेकिन इसको हमने आज कहा कि इसको ठीक करना चाहिए। सर, जिस तरह से बंदिशों की बात आज भी कही गई है, तो क्या हम इस परिस्थिति की तरफ बढ़ सकते हैं कि ये ज़्यादा स्थिति खराब होगी तो लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ सकते? देखो, लॉकडाउन हम अभी तक फिलहाल नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे इस सारे विषय पर। इसलिए नहीं बोलेंगे, हम आज अब विधायक दल की बैठक कर रहे हैं शाम को,
जिसमें सारा मंत्रिमंडल भी शामिल होगा, और हम विस्तार से चर्चा करेंगे फील्ड में क्या परिस्थिति है, लोग क्या बोल रहे हैं। उसके बाद निर्णय, चर्चा करने के बाद निर्णय की दिशा में आगे बढ़ेंगे।